दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी था इस कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक आप सभी जानते हैं, येस बैंक अभी एक प्राइवेट बैंक है। पहले भी प्राइवेट बैंक था, मगर इस कंपनी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस बैंक का जब हालत ही बिगड़ गया था। हालत बिगड़ गया मतलब था 400 से कंपनी 4 रुपीज तक आ गए थे। तब इस कंपनी को एक्चुअली जो स्टेबिलिटी दिया वो गवर्नमेंट ने दिया, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी भी आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है एक गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो डीएस के डेटा अगर दिखा दूं तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बचा लिया, क्योंकि 30% इन्वेस्टमेंट उस टाइम में किया जब इस कंपनी का हालत पूरा का पूरा खराब हो गया था। जब इस उस टाइम में इस कंपनी के ऊपर कोई निवेश नहीं करना चाहते थे, कोई इस कंपनी के ऊपर पैसा डालना नहीं चाहते थे। उस टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा डाला, उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी पैसा डाला। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा खासा पैसा दिया, जिसके चलते इस बैंक फिर से खड़ा हो पाए। देखिए इस कंपनी की जो मैनेजमेंट था राणा कपूर जी, उन्होंने इस कंपनी के ऊपर 400 रुपीज से 4 रुपीज तक ले जाने के लिए उनका ही सफर रहा है, मतलब उनका ही हाथ है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इलीगली लोन दिया और उन्हीं कंपनीज को लोन दिया जो कंपनी लोन कभी भी वापस नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन कर बैठे थे इस कंपनी के ऊपर। एक टाइम ऐसा भी नौबत आ गया था कि कंपनी बंद कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि किसी भी कंट्रीज का अगर किसी भी बैंक बंद हो जाते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाते हैं। जैसे अमेरिका के ऊपर दो बैंक्स 2023 में बंद हुआ, तो जिसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ा, जहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ। जो वो इतने बड़े कंट्रीज होने के बाद भी उसका बैंकक्रफ्ट हो चुके हैं और उसका बैंक बंद हो चुके हैं, तो सोचना वहाँ पे कितना बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो फिर भी इंडिया में येस बैंक खत्म होने वाले थे, उसको फिर से सर्वाइवल करने के लिए जितना हेल्प चाहिए वो सारे बैंक्स ने मिलकर दिया। देखिए अभी देखिए बाकी बाकी भी बैंक में अच्छा खासा निवेश किया, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, और उसके साथ भी और भी बहुत सारे आईडीबीआई बैंक है, सॉरी आईडीएफसी बैंक है, बंधन बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। सारे बैंक ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाला और इन्वेस्टमेंट किया, जिसके कारण कंपनी फिर से खड़ा पाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि येस बैंक के ऊपर जो थिंकिंग पहले था, जब कंपनी 4 रुपीज तक चले गए थे, तब लोगों के मन में यही था कि येस बैंक के ऊपर पूरा का पूरा सबका डूब गया। तो फिर से देखिए बैंक फिर से रिकवरी किया और फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन एक आ रहा है कि क्या फिर से वो 400 तक जा सकते हैं। देखिए जिस तरीके से अभी बैंक काम कर रहा है, ध्यान से इस बात को सुनना, जिस तरीके से बैंक आज खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसी तरीके से रिप्रेजेंट लगातार करते रहे, 400 नहीं उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कल ही जाकर बाई कर लीजिए 400 से ऊपर जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जिस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, इस परफॉर्मेंस अगर हर साल होता रहे तब उसका ग्रोथ बढ़ेगा। जैसे आप खुद ही देखिए परफॉर्मेंस किस तरीके से हुआ। इस बार भी देखिए कंपनी जो लास्ट कुछ मतलब डेटा के बारे में बात करूँ, देखिए 4,900 करोड़ से 6,200 और इस बार 7,400 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला। इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद एक्सपेंस भी देखिए 2,200 करोड़ से 2,800 करोड़ और 3,300 करोड़ तक कंपनी का एक्सपेंस है। और सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 370 करोड़ से लेकर 206 और 400 करीबन 60 करोड़ के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार जनरेट किया। और मजेदार बात यही है कि इस कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट रेशियो मुझे अच्छा नहीं लगा। कंपनी के जिस पॉइंट के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ वो है कंपनी का एनपीए। अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का एनपीए एक टाइम 5.78% चला गया था। तो ऐसे क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम ही राणा कपूर जी ने बहुत गलत डिसीजन लिया इस कंपनी के ऊपर, और उसके कारण कंपनी का हालत ही बिगड़ चुके हैं। और आज देखिए वो एनपीए कहाँ पे आ चुके हैं, 0.60। मतलब जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक खुद के एनपीए को मेंटेन करता है, उसी तरीके से येस बैंक भी खुद के एनपीए को मेंटेन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो सोचिए मैनेजमेंट इतना अगर स्ट्रांगली परफॉर्मेंस करता रहे तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ने का बहुत पॉसिबिलिटी है। अभी देखिए कब ग्रोथ होगा, किस तरीके से होगा, वो तो किसी को पता नहीं। हमेशा आपको सारे चीजों को ऑब्जर्व करके ही देखना पड़ेगा। इस बैंक के ऊपर आप ध्यान से देखना कि म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग था
वो ना के बराबर था और बाकी होल्डिंग एफएस ने अच्छा खासा होल्डिंग उठा लिया, 23% से 28% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा दिया। देखिए, हम लोग जो रिटेल पब्लिक होते हैं, हम लोगों के पास उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता नहीं है। कोई भी कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन हम लोग को ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर ही देखना पड़ता है। और कंपनी के जो ओनर होते हैं, सॉरी, जो इन्वेस्टर जितने सारे होते हैं, जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी होते हैं, जितने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो हमेशा कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, खुद मैनेजमेंट के साथ बात भी करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सोचिए, वहाँ पे कंपनी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कि उस कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद अच्छा खासा उसको रिटर्न मिले। इसीलिए शायद उसको कुछ अच्छा लगे, कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव लगे कि हाँ, इस फ्यूचर में इस कंपनी ग्रोथ हो सकता है, शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। बाकी येस बैंक के ऊपर मेरा जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, वो कुछ इस तरीके से रेंज ट्रेड बना है, दो बड़े से बड़े बाइंग कैंडल बना जो 32% के आसपास है। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना, एक एंटी बना, और इसी एंटी बनने के बाद यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, वो करीबन 32% के आसपास। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मेरे पॉइंट्स सब कुछ आपके साथ शेयर में कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। देखिए, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड एक पॉजिटिव कंपनी बनते चले जा रहे हैं। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सुजलोन का जो पहले जितने सारे बिजनेस था, वो सारे बिजनेस को बंद करने के बाद कंपनी सिर्फ एक ही बिजनेस के ऊपर फोकस किया है, वो है विंड प्रोजेक्ट। देखिए, कंपनी सिर्फ इंडिया में विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा है, कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर प्रोडक्ट को सेल अप कर रहा है और इंस्टॉलेशन भी कर रहा है। कंपनी का काम है, जितने सारे विंड पावर प्रोजेक्ट है, जितने सारे विंड एनर्जी है, उस विंड पावर प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन करना और उसके साथ साथ उसको पावर जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो इसका काम कंपनी कर रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनी डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ इंस्टॉलेशन का भी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंपनी इस जिस सेगमेंट में काम कर रहा है, गवर्नमेंट उस सेगमेंट को पुश करने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट का टोटल टारगेट है 2023 के अंदर अंदर, दो सॉरी 2030 के अंदर अंदर वो इस 500 गीगावाट का टोटल जो रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी देखिए, अभी कंपनी के इंडिया में सिर्फ 170 से 75 के मेगावाट सॉरी गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल है इस सेगमेंट में ग्रोथ होने का। तो विंड एनर्जी में सुजलॉन सबसे बड़ी कंपनी है, इसके कोई आसपास भी नहीं है। हाँ, ये कहूँगा कंपनी में बहुत बड़ा अभी भी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा दिक्कत है। उस मैनेजमेंट जब तक उसको रिकवरी ना करे तब तक इस कंपनी रॉकेट नहीं बनेंगे। तो मैनेजमेंट स्ट्रांग होने के बाद ही शायद इस कंपनी के ऊपर कुछ खास ग्रोथ और भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस दिखेगा। उसी तरीके से अगर कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूँ, तो कंपनीज के ऊपर देखिए, जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स है वो पहले 85 डेज, 69 डेज, 16 डेज, 18 डेज हुआ करता था। आज वो 162 डेज चला गया। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर यहाँ पे कैश कन्वर्जन स्विट्जरलैंड के ऊपर एक ही बात कहूँगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक शोल्डर कम दो बार यहाँ पे सॉरी एक कप बना, उसके बाद दो बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया। जब रिटेस्ट किया मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लिया और जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 23% के आसपास, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी कब टारगेट होगा, किस तरीके से होगा वो तो पता नहीं। मुझे लगता है कि इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको पे करना होगा। तो टाइम पे करना होगा मतलब टाइम आपको यहाँ पे देना होगा। और मुझे लगता है इसका जो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है वो 57 के आसपास है, तो उसी के नीचे टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस टारगेट तक जाने का कोशिश वो जरूर करेंगे। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर मैं रिक्सी ट्रेड ले चुका हूँ, जहाँ पे मुझे लॉसेस होने का चांसेस भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप किसी भी रिक्सी ट्रेड लेने से पहले आपके जो एडवाइज़र है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ, सिर्फ एक ही कारण की वजह से, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आज शायद आपको कुछ खास ना दिखे। मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस आपको एक बहुत शानदार ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता होता चला जा रहा है। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी ज़बरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ज़बरदस्त है, और साथ ही साथ कंपनी के क्विक रेशियो भी बहुत शानदार है। ईबिटा मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, इंटरेस्ट मार्जिन कवरेज भी बहुत स्ट्रांग है। तो सारे डेटा आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ऐसे कोई भी डेटा नहीं है जिसके ऊपर आपको खराब सिचुएशन देखने को मिलेगा। हाँ, एक ही सिचुएशन खराब है,
वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। फिर भी इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, जो पिछले साल को, पिछले क्वार्टर को बीट कर पाए, तो अच्छी बात है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से 70 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि अभी भी कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि केमिकल सेक्टर का जो मार्केट में डिमांड है वो 2025 से पहले ज़्यादा बढ़ने का चांसेस बहुत कम है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के राय है वो कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, और एफएस ने जो क्वांटिटी बेचा था 3.99% का होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 5.88% का होल्डिंग हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 2% के आसपास होल्डिंग एफएस ने बढ़ा चुके हैं, तो एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर एक मुझे कप विद हैंड पैटर्न्स भी बना है, और उस पैटर्न अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। उससे पहले एक रेंज स्टेट बना है, उस रेंज स्टेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ रेंज स्टेट बना है, और उस रेंज स्टेट के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब नीचे लेवल का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 1 2 2 4 इस जो लेवल है, इस लेवल को जब भी टच करेंगे तब एंटी बनेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक टारगेट बनेगा। तो बेसिकली एक अच्छा खासा एंटी और टारगेट बनने का चांसेस है। तो जब तक एंट्री नहीं होगा तब तक मैं कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। तो फिलहाल के लिए मेरा राय यही होंगे कि मैं इस कंपनी के ऊपर इंतज़ार करूँगा। बाकी आपके क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड। तो आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी फाइनली एक डिसीजन ले चुके हैं। कंपनी बोनस देने का डिसीजन लिया है, और वो भी 3:1 का बोनस है। मतलब हर एक के बदले आपको 3 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जो लोग एक्स्ट्रा बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।